स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल अभिविजन में। आज हम सभी क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर फर्स्ट द कोल्ड वॉर एरा को समझने का प्रयास करेंगे। यह इस टॉपिक पर हमारा वीडियो पार्ट 3 है। इससे पहले की 2 वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल अभिविजन पर अपलोड कर दी है। यदि आप चाहें तो उस दोनों वीडियो को चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि शीत युद्ध में विश्व 2 ध्रुवीय विश्व में कन्वर्ट हो जाता है, अर्थात बाइपोलर वर्ल्ड में चेंज हो जाता है और दोनों महाशक्तियां दैट मीन्स कि यूएसए और यूएसएसआर विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहती हैं। दुनिया 2 गुटों के बीच बहुत स्पष्ट रूप से बंट गई थी और ऐसे में किसी मुल्क के लिए एक रास्ता यह था कि वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक महाशक्ति के साथ जुड़ा रहे और दूसरी महाशक्ति तथा उसके गुट के देशों के प्रभाव से बच सके। तो इसी प्रकार से यूएसए और यूएसएसआर अपने प्रभाव के माध्यम से, अपने पावर के माध्यम से विश्व के अन्य देशों को अपने गुट में सम्मिलित करने का प्रयास करते हैं और इस प्रकार से पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन का निर्माण होता है। नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सो पैक्ट जैसे गठबंधनों का निर्माण होता है। तो आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि शीत युद्ध के दौर में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का विकास कैसे होता है और बड़ी महाशक्तियां छोटे देशों को अपने गुट में शामिल क्यों करती हैं तथा शीत युद्ध के संघर्षों और संकटों को टालने में गुटनिरपेक्ष देशों की क्या भूमिका रहती है। इस वीडियो के अंतर्गत इन सभी प्रश्नों का हल ढूंढने का हम सभी प्रयास करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है, शीत युद्ध के कारण विश्व के सामने 2 गुटों के बीच बंट जाने का खतरा पैदा हो गया, क्योंकि यूएसए और यूएसएसआर दोनों अपने प्रभाव से विश्व के अन्य राष्ट्रों को अपने अपने गुट में शामिल कर रहे थे। ऐसी स्थिति में औपनिवेशिक शासन मसलन ब्रिटेन, फ्रांस के चंगुल से मुक्त हुए 9 स्वतंत्र देशों को चिंता हुई कि कहीं वे अपनी इस आज़ादी को पाने के साथ खो न बैठें। क्यों? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त होती है 1945 में, तो 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होते ही बहुत सारे राष्ट्र औपनिवेशिक चंगुल से मुक्त होते हैं। ब्रिटेन और फ्रांस के औपनिवेशिक चंगुल से मुक्त होते हैं, अर्थात स्वतंत्र होते हैं और इन्हीं देशों को 9 स्वतंत्र देश के नाम से या 9 स्वतंत्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। तो चूंकि अभी अभी वो स्वतंत्र हुए थे तो उन्हें यह चिंता सताने लगती है कि कहीं स्वतंत्र होने के साथ ही अपने इस आज़ादी को वो खो न दे। इसलिए इस दौर की एक महत्वपूर्ण घटना गुटनिरपेक्ष आंदोलन का विकास है। इस दौर की एक महत्वपूर्ण घटना क्या है? गुटनिरपेक्ष आंदोलन का विकास है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन को इंग्लिश में हम लोग नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के नाम से जानते हैं, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में नाम के नाम से भी जानते हैं। नाम, इसका फुल फॉर्म होता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। और इस आंदोलन ने, अर्थात गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने 9 स्वतंत्र राष्ट्रों को, 9 स्वतंत्र राष्ट्र यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो राष्ट्र ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुए थे, ओके, 9 स्वतंत्र राष्ट्रों को 2 ध्रुवीय विश्व की गुटबाजी से अलग रहने का मौका दिया। अर्थात जो विश्व है वो 2 ध्रुव में बंट चुका था, यूएसए और यूएसएसआर। तो कुछ राष्ट्र ऐसे थे, कुछ 9 स्वतंत्र राष्ट्र ऐसे थे जो न यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के गुट में शामिल होना चाहते थे और न ही यूएसएसआर के गुट में शामिल होना चाहते थे। तो इस आंदोलन ने क्या किया? इस आंदोलन ने
गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने 9 स्वतंत्र राष्ट्रों को द्विध्रुवीय विश्व की गुटबाजी से अलग रहने का मौका दिया। क्या किया? अलग रहने का मौका दिया। अब प्रश्न यह है कि महाशक्तियों को अपना गुट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या कारण था कि महाशक्तियों को अपना गुट बनाना पड़ा? तो देखिए, इसका कारण यह था, देखिए यहाँ पर यह प्रश्न बनना स्वाभाविक है क्योंकि यूएसए और यूएसएसआर के पास इतने इनफ क्वांटिटी में न्यूक्लियर वेपन्स रहते हैं और उनके पास अस्थाई सेना भी रहती है, जिसके बूते वे इतनी ताकतवर रहती हैं कि एशिया तथा अफ्रीका, यहाँ तक कि यूरोप के अधिकांश छोटे देशों की साजिश शक्ति का भी उनसे कोई मुकाबला नहीं था। तो आखिर क्या कारण था कि वे छोटे देश के साथ अपना संबंध स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे? वे छोटे देशों को अपने गुट में शामिल करने का प्रयास कर रहे थे। तो देखिए, कुछ ऐसे कारण थे जिसकी वजह से महाशक्तियां अर्थात यूएसए और यूएसएसआर छोटे राष्ट्रों को अपने गुटों में शामिल करने का प्रयास कर रहे थे। वे कारण है कि छोटे देशों से महाशक्तियों को महत्वपूर्ण संसाधन प्राप्त होती थे, जैसे कि ऑयल और मिनरल, जैसे कि तेल और खनिज। महत्वपूर्ण संसाधनों के लिए, तेल और खनिज जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों के लिए महाशक्तियां छोटे देशों को अपने गुटों में शामिल करती हैं और उनसे अपना संबंध निर्मित करती है। फर्स्ट कारण यह है कि महत्वपूर्ण संसाधनों की वजह से, तेल और खनिज जैसे संसाधनों की वजह से महाशक्तियां छोटे देशों को अपने गुटों में शामिल करती है। सेकेंड कारण जो है वो है भूक्षेत्र, ताकि यहाँ से महाशक्तियां अपने हथियारों और सेना का संचालन कर सके। सेकेंड कारण क्या है? भूक्षेत्र, ताकि यहाँ से महाशक्तियां अपने हथियारों और सेना का संचालन कर सके। थर्ड कारण है सैनिक ठिकाने, जहाँ से महाशक्तियां एक दूसरे की जासूसी कर सकें। और फोर्थ जो कारण है हमारा वो है आर्थिक मदद, जिसमें गठबंधन में शामिल छोटे छोटे देश सैन्य खर्च वहन करने में मददगार हो सकते थे। अर्थात जो यूएसए और यूएसएसआर के गठबंधन में शामिल देश थे वो यूएसए और यूएसएसआर को सैन्य खर्च वहन करने में मदद करते थे। ओके, तो इसी कारण से छोटे देश महाशक्तियों के बड़े काम के थे और इसी कारण से, इन्हीं सब कारणों की वजह से महाशक्तियां छोटे राष्ट्रों के साथ, छोटे देशों के साथ अपने संबंधों को निर्मित करते थे और वो छोटे राष्ट्रों को अपने गुट में शामिल करने का प्रयत्न कर रहे थे। ओके, ये ऐसे कारण थे जो छोटे देशों को महाशक्तियों के लिए जरूरी बना देते थे। विचारधारा के कारण भी ये देश महत्वपूर्ण थे। गुटों में शामिल देशों की निष्ठा से यह संकेत मिलता था कि महाशक्तियां विचारों का पारस्परिक युद्ध भी जीत रही हैं। गुटों में शामिल देशों की निष्ठा से यह संकेत मिलता था कि महाशक्तियां विचारों का पारस्परिक युद्ध भी जीत रही हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यूएसए का जो विचारधारा था वो उदारवादी लोकतंत्र व पूंजीवादी विचारधारा को बढ़ावा देना था और यूएसएसआर का विचारधारा क्या था? साम्यवादी व्यवस्था का प्रचार प्रसार करना था, साम्यवाद का प्रचार प्रसार करना था। तो जितने भी राष्ट्र थे, विश्व के अन्य राष्ट्र जितने भी थे, यूएसए और यूएसएसआर के गुट में जिस मात्रा में सम्मिलित हो रहे थे, उसी के आधार पर ये महाशक्तियां अनुमान लगाती हैं कि उनकी जो विचारधारा है वो परफेक्ट है। उनकी विचारधारा क्या है? परफेक्ट है। तो इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि गुटों में शामिल देशों की निष्ठा से यह संकेत मिलता था कि महाशक्तियां विचारों का पारस्परिक युद्ध भी जीत रही हैं। अर्थात जितनी अधिक संख्या में
देश यूएसए और यूएसएसआर में सम्मिलित होंगे, उसी के आधार पर यह तय किया जाएगा कि किसकी विचारधारा सर्वश्रेष्ठ है। गुट में शामिल हो रहे देशों के आधार पर वे सोच सकती थीं कि उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद या समाजवाद और साम्यवाद से कहीं बेहतर है, अथवा समाजवाद और साम्यवाद उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद की अपेक्षा बेहतर है। तो देशों के आधार पर, गुट में शामिल हो रहे देशों के आधार पर वे अर्थात महाशक्तियां यह अनुमान लगा सकती थी कि उदारवादी लोकतंत्र या पूंजीवाद बेहतर है या फिर समाजवाद या साम्यवाद बेहतर है। तो उसके आधार पर अनुमान लगा सकती थी। जैसे कि विश्व दो पोल में बंटा हुआ था, आप देख सकते हैं, यूएसए और यूएसएसआर अर्थात अमेरिका और सोवियत संघ। यूएसए उदारवादी लोकतंत्र व पूंजीवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है और यूएसएसआर समाजवाद व साम्यवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है। तो जितनी अधिक संख्या में यूएसए के गुट में राष्ट्र सम्मिलित होंगे, उसी के आधार पर यूएसए अपनी विचारधारा को सर्वश्रेष्ठ घोषित कर सकता है और वह यह कह सकता था कि उदारवादी लोकतंत्र व पूंजीवादी विचारधारा सर्वोत्तम विचारधारा है, सर्वश्रेष्ठ विचारधारा है और विश्व के अन्य राष्ट्रों को भी इस विचारधारा को अपने राष्ट्र में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करना चाहिए। और यूएसएसआर भी इसी आधार पर तय कर सकता था कि कितनी संख्या में उसके गुट में देश शामिल हो रहे हैं और कितनी संख्या में देश समाजवाद व साम्यवादी विचारधारा को अपने राष्ट्रों में लागू करने का प्रयास कर रहा है। ओके, तो इसी के आधार पर लोकतंत्र व पूंजीवाद या समाजवाद और साम्यवाद को बेहतर ठहराया जा सकता था कि इनमें से कौन बेहतर है, इनका कंपैरिजन किया जा सकता था। और इनका कंपैरिजन करने का पैमाना क्या था? इनका कंपैरिजन करने का पैमाना था कि यूएसए के गुट में कितने राष्ट्र शामिल हो रहे हैं और यूएसएसआर के गुट में कितने राष्ट्र शामिल हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है शीत युद्ध का दायरा। तो आइए अब समझने का प्रयास करते हैं शीत युद्ध का दायरा, इसका मतलब क्या है। देखिए, जब भी हम शीत युद्ध के दायरों की बात करते हैं तो हमारा आशय ऐसे क्षेत्रों से होता है जहां विरोधी खेमों में बंटे देश के बीच संकट के अवसर आते हैं, युद्ध हुए या इनके होने की संभावना बनी, लेकिन बातें एक हद से ज़्यादा नहीं बढ़े। जैसे कि कोरिया, वियतनाम और अफगानिस्तान जैसे कुछ क्षेत्रों में व्यापक जनहानि हुई थी, लेकिन विश्व परमाणु युद्ध से बचा रहा और वैमनस्य विश्वव्यापी नहीं हो पाया। मतलब यूएसए और यूएसएसआर के बीच में जो वैमनस्य बना हुआ था वो विश्वव्यापी नहीं हो पाया। ओके, और कई बार ऐसे अवसर आए जब दोनों महाशक्तियों के बीच राजनयिक संवाद जारी नहीं रह पाया और इससे दोनों के बीच गलतफहमियां जो है वो बढ़ते चली गई। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। शीत युद्ध के दौरान अनेक संकट सामने आए, जिनमें से एक प्रमुख संकट है क्यूबा का मिसाइल संकट, जो कि 1962 के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो आइए अब समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है क्यूबा मिसाइल संकट। तो देखिए, कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। 1961 की अप्रैल में सोवियत संघ के नेताओं को यह चिंता सता रही थी कि अमेरिका साम्यवादियों द्वारा शासित क्यूबा पर आक्रमण कर देगा और इस देश के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो का तख्ता पलट हो जाएगा। ये चिंता सताने लगी किसको? सोवियत संघ के नेताओं को। अब यहाँ प्रश्न ये बनता है कि क्यूबा क्या है? क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है। क्यूबा क्या है? क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है। क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था। किससे था? सोवियत संघ से था, यूएसएसआर से था। क्यों? क्योंकि सोवियत संघ
उसे कूटनैतिक तथा वित्तीय सहायता प्रदान करता था। सोवियत संघ क्या करता था? सोवियत संघ क्यूबा को कूटनैतिक तथा वित्तीय सहायता प्रदान करता था। इसीलिए क्यूबा का लगाव या आप कह लीजिए कि क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था। ओके, तो चूंकि सोवियत संघ के नेताओं को यह चिंता सता रही थी कि अमेरिका क्यूबा पर आक्रमण कर देगा और उस देश के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो का तख्ता पलट हो जाएगा, इसलिए सोवियत संघ के नेता निकिता ख्रुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया। सोवियत संघ के नेता जो थी निकिता ख्रुश्चेव, उसने क्या किया? क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया। और 1962 में ख्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अमेरिका नज़दीकी निशाने की सीमा में आ गया। हथियारों की इस तैनाती के बाद यूएसएसआर पहले की तुलना में अब अमेरिका के मुख्य भूभाग के लगभग दोगुने ठिकानों या शहरों पर हमला बोल सकता था। अब क्या किया गया? निकिता ख्रुश्चेव के ऑर्डर पर रूस के सैनिक अड्डे के रूप में क्यूबा को बदलने का फैसला किया गया और 1962 में ख्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी 1962 के अंतर्गत। और इन हथियारों की तैनाती से अमेरिका नज़दीकी निशाने में आ गया। इसके बाद क्या होता है कि यूएसएसआर पहली की तुलना में अब अमेरिका के मुख्य भूभाग के लगभग दोगुने ठिकानों या शहरों पर हमला बोल सकता था, क्योंकि वो क्यूबा जो क्योंकि अमेरिका के तट से लगा हुआ वह एक छोटा सा द्वीपीय देश था, इसलिए वहाँ पर परमाणु मिसाइल तैनात कर देने से अमेरिका सीधा निशाना पर आ जाता है। ओके, और आसानी से अमेरिका पर हमला बोला जा सकता था। और इसी के डर से अमेरिका प्रतिक्रिया स्वरूप अपना कुछ कदम उठाता है। तो देखिए क्या कदम उठाता है। क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिकियों को 3 हफ्ते बाद लगती है। अमेरिकी राष्ट्रपति, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं जॉन एफ कैनेडी। ओके, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन रहते हैं? जॉन एफ कैनेडी। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और उनके सलाहकार ऐसा कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे जिससे दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध शुरू हो जाए, क्योंकि यूएसए और यूएसएसआर में से कोई नहीं चाहता था कि परमाणु युद्ध हो, लेकिन वे इस बात को लेकर दृढ़ थे कि ख्रुश्चेव क्यूबा से मिसाइलों और परमाणु हथियारों को हटा ले। कैनेडी ने आदेश दिया, तो जॉन एफ कैनेडी क्या आदेश देते हैं कि अमेरिकी जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले जॉन एफ कैनेडी यह आदेश देते हैं कि अमेरिकी जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाज़ों को रोका जाए। कि वो कहते हैं कि अमेरिकी जंगी बेड़ों के माध्यम से क्यूबा की तरफ जो सोवियत जहाज पार हो रहे हैं उनको रोकने का प्रयास किया जाए। इस तरह अमेरिका सोवियत संघ को मामले के प्रति अपनी गंभीरता की चेतावनी देना चाहता था और वो अमेरिका यह बताना चाहता था कि हम इस मैटर के प्रति सिंसियर हैं और आपको हम चेतावनी दे रहे हैं कि आप जो ये जहाज लेकर जा रहे हैं और जिसमें आप मिसाइलों को भर भर कर ले जा रहे हैं, परमाणु हथियारों को ले जा रहे हैं, उसको आप वापस कर लीजिए। यदि आप वापस नहीं कीजिएगा तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। अमेरिका के द्वारा यह चेतावनी दी जाती है। ऐसी स्थिति में यह लगता है कि युद्ध होकर रहेगा और यह एक ऐसा सिचुएशन रहता है जिस समय लगता है कि अब युद्ध होकर रहेगा, अब शीत युद्ध जो है वो गर्म युद्ध में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी को हम लोग क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से, जिसे इंग्लिश में क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के रूप में जाना जाता है, इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जानते हैं। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यूबा मिसाइल संकट कब होता है? तो आप
याद रखेंगे 1962 के अंतर्गत। ओके, कब होती है? 1962 के अंतर्गत, तो याद रखेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान यूएसए और यूएसएसआर के बीच जो संघर्ष चला, इस संघर्ष की आशंका ने पूरी दुनिया को बेचैन कर दिया। यह टकराव कोई आम युद्ध नहीं होता। अंततः दोनों पक्षों ने युद्ध टालने का फैसला किया और दुनिया ने चैन की सांस ली। सोवियत संघ के जहाज़ों ने या तो अपनी गति धीमी कर ली या वापसी का रुख कर लिया। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था। शीत युद्ध का चरम बिंदु था। ओके, शीत युद्ध के दौरान कुछ खूनी लड़ाइयाँ भी हुई, लेकिन इन संकटों और लड़ाइयों की परिणति तीसरे विश्व युद्ध के रूप में कभी नहीं हुई। जैसे कि इनमें से प्रमुख है कोरिया युद्ध 1950 से लेकर 1953 के बीच, कांगो संकट जो कि 5 जुलाई 1960 से लेकर 25 नवंबर 1965 के बीच ये संकट होता है, कांगो संकट। ओके, तो शीत युद्ध सोवियत संघ और अमेरिका तथा इनके साथी देशों के बीच प्रतिद्वंदिता, तनाव और संघर्ष की एक श्रृंखला के रूप में जारी रहा। और सौभाग्य से इन तनावों, दैट मीन्स कि क्यूबा संकट, कोरिया युद्ध, कांगो संकट, इन तनावों और संघर्षों के बावजूद भी ये शीत युद्ध कभी भी गर्म युद्ध के रूप में परिणत नहीं हुआ। अर्थात इन तनावों और संघर्षों ने युद्ध का रूप कभी नहीं लिया। यानी इन दो देशों के बीच कोई पूर्णव्यापी या रक्त रंजित युद्ध नहीं छिड़ा। ओके, और शीत युद्ध के संघर्षों और संकटों को टालने में गुटनिरपेक्ष देशों की भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही। जैसे फॉर एग्जाम्पल, नाम के प्रमुख नेताओं में एक, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के प्रमुख नेताओं में एक जवाहरलाल नेहरू थे। और नेहरू ने उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच मध्यस्थता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ओके, नेहरू ने क्या किया? नेहरू ने उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच मध्यस्थता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके साथ कांगो संकट में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने, कांगो संकट में जो कि 5 जुलाई 1960 से लेकर 25 नवंबर 1965 के बीच होती है, इस संकट में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने प्रमुख मध्यस्थ की भूमिका निभाई। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप समझ पाए होंगे। इस वीडियो में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट रही जो आपको जाननी चाहिए, मैं आपको समरी के रूप में बता देता हूँ, जिनमें हम लोग देखें कि महाशक्तियाँ छोटे राष्ट्रों के साथ संबंध स्थापित क्यों करती है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का विकास किन परिस्थितियों में होता है, और शीत युद्ध के दौरान क्यूबा मिसाइल संकट और कोरिया युद्ध और कांगो संकट जैसी संघर्ष और तनाव हम लोगों को देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी शीत युद्ध कभी भी गर्म युद्ध में परिणत नहीं हो पाता है, अर्थात रक्त रंजित युद्ध में परिणत नहीं होता है, कभी भी परमाणु युद्ध की सूरत नहीं लेता है। ओके, और इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग यह भी जाने कि शीत युद्ध के संघर्षों और संकटों को टालने में गुटनिरपेक्ष देशों की किस प्रकार से भूमिका रही। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आप लोगों को दिमाग में रखनी है, आप लोगों को ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।